इस्लाम के इतिहास में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बाद के टाइम पीरियड को खिलाफत का टाइम पीरियड कहा जाता है। इस दौरान रशीदुल खिलाफत ने इस्लाम के प्रसार का जिम्मा संभाला, जिन्हें पवित्र खलीफा भी कहा जाता है। उसके बाद इस्लाम में खलीफा का पद वंशानुगत हो गया और उमैयद और अब्बासिद खलीफा या डायनेस्टीज ने इस्लाम को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला। लेकिन इन सभी खलीफाओं में एक बात कॉमन थी, ये सारे खलीफा जो कि बेहद ताकतवर थे, ये सब सुन्नी खिलाफत थी। इन सब ने करीब 400 सालों तक इस्लाम के प्रसार की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान कोई भी शिया खिलाफत एस्टैब्लिश नहीं हुई। अगर खलीफा अली को छोड़ दिया जाए तो अब्बासी खलीफा के टाइम तक कोई भी शिया खिलाफत अस्तित्व में नहीं आई थी। लेकिन 10वीं सदी में इस्लाम के इतिहास की एकमात्र शिया खिलाफत का उदय होता है, जिसने न सिर्फ इस्लामिक कल्चर बल्कि इस्लाम एज ए रिलीजन पर भी काफी असर डाला। अपने पीक पर यह खिलाफत उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से पर रूल कर रही थी। इन सब के बीच एक ऐसा डार्क चैप्टर भी है इस खिलाफत से जुड़ा हुआ, जो इतिहासकारों को आज भी हैरान कर देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फातिमिद खलीफा की पूरी कहानी सुनाऊंगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वैसे तो दोस्तों फातिमिद खिलाफत की स्थापना हुई थी 10वीं सदी की शुरुआत में, लेकिन इस खिलाफत के लिए लड़ाई काफी पहले से चल रही थी। कहानी में अगर थोड़ा पीछे जाकर आपको बताऊं तो पैगंबर मोहम्मद साहब के आखिरी दिनों में सवाल उठा कि उनकी मृत्यु के बाद अगला खलीफा कौन बनेगा। इस दौरान दो धड़े बने। पहला धड़ा ये कह रहा था कि अबू बकर, जो कि बेहद खास और करीबी थे पैगंबर मोहम्मद साहब के, उनको खलीफा बनाया जाए। वहीं दूसरा एक धड़ा था जो इस बात की वकालत कर रहा था कि खलीफा उसको बनाया जाए जो पैगंबर साहब की ब्लड लाइन से आता हो, यानी कि उनके रिश्ते से जुड़ा हुआ हो। इस कसौटी पर अली तालिब को खलीफा बनाने की बात हुई। अली तालिब न सिर्फ पैगंबर मोहम्मद के भतीजे थे बल्कि उनके दामाद भी थे। उनकी बेटी फातिमा की शादी अली तालिब से हुई थी। लेकिन फिर हुआ यह कि अली तालिब की जगह अबू बकर खलीफा बने। उसके बाद एक सिलसिला चला जिसमें अली की जगह उमर और उस्मान भी खलीफा बने, लेकिन अली का नंबर चौथे नंबर पर यानी सबसे बाद में आया। अब ये दो धड़े आगे जाकर शिया और सुन्नी में बट गए। अली के सपोर्टर बन गए शिया, अबू बकर, उस्मान और उमर को सपोर्ट करने वाले कहलाए सुन्नी। शुरुआत से ही शियाओं की सत्ता चैलेंज का शिकार रही। अली तालिब की हत्या के बाद उमैयद गवर्नर मुआविया ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया और यहाँ से खिलाफत हो गई वंशानुगत। इसी उमैयद डायनेस्टी के अंदर करबला की लड़ाई हुई थी और इस जंग से खाई बन जाती है शिया और सुन्नी समुदायों के बीच में। अब उमैयद खलीफा सुन्नी समुदाय से आता था और उमैयद खलीफा को 8वीं और 9वीं शताब्दी में उखाड़ फेंका अब्बासी खिलाफत ने। अब्बासी खिलाफत का सेंटर बगदाद था। अब अब्बासी खलीफा जो है वो भी सुन्नी ग्रुप से ही आते थे, लेकिन आगे चलकर अब्बासी खलीफा भी कमजोर पड़ा, जिसने एक नई शिया खिलाफत को जन्म दिया। अब ये हुआ कैसे, आइए डिटेल में जानते हैं। दरअसल फातिमी खिलाफत के उदय को समझने के लिए हमें 9वीं और 10वीं शताब्दी के अब्बासी खिलाफत की हालत को समझना पड़ेगा। अब्बासी खलीफा का शासन बगदाद में था, लेकिन 10वीं सदी आते आते उनकी सत्ता कमजोर होने लगी। पूरा एम्पायर पॉलिटिकल रूप से टूट रहा था और कई छोटे छोटे स्टेट्स भी उभर रहे थे जो अब्बासी खलीफा से अपने आप को अलग दिखाते थे। जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका में अगलाबी डायनेस्टी थी जो कि बगदाद से अलग हो गई। ऐसे ही ताहिरीद, सामनीद और तुलुनीद, इस तरह के दूसरे राजवंशों का भी उदय हुआ जो बगदाद के कंट्रोल से बाहर होते चले गए। इन सब ने अब्बासी खलीफा की यूनिटी पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला। इन सब के अलावा सोसाइटी के लेवल पर अब्बासी समाज में इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। किसानों और जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया। इस टैक्स से जनता खिलाफत से काफ़ी गुस्सा थी। तो इस तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कमजोरियों ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिसमें कोई भी क्रांतिकारी विचारधारा आसानी से अपनी जड़ जमा सकती थी, और यही हुआ भी। अब्बासियों की कमज़ोर कड़ी के बीच में इस्माइली शिया आंदोलन जन्म ले रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब्बासी खलीफा सुन्नी इस्लाम के अनुयायी थे और उनके दौर में शियाओं पर अत्याचार हो रहे थे। इसके चलते शिया लोग एक दूसरी लीडरशिप की तलाश में थे। इस्माइली शिया मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद के वंश से, यानी उनकी बेटी और उनके दामाद अली के वंश से ही सच्चा इमाम धरती पर आ सकता है।
ये लोग एक छिपे हुए इमाम में विश्वास रखते थे जो एक दिन सामने आकर दुनिया को न्याय दिलाएगा। अब जो भी लोग अब्बासी खलीफा के कामों से गुस्सा थे, उनको ये विचारधारा काफ़ी अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी। ये लोग एक ऐसे मसाया का इंतजार कर रहे थे जो उनके दुख दर्द को खत्म कर देगा। इस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ जिसे दावा कहा गया। इस आंदोलन ने अपने शुरुआती जड़ें उन दूर दराज इलाकों में जमाई जहां अब्बासी सत्ता कमजोर थी। इतिहासकार बर्नार्ड लुइस बताते हैं कि फातिमी आंदोलन का उदय अब्बासी सत्ता के पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन और सामाजिक और आर्थिक असंतोष का सीधा रिजल्ट था। अब्बासी शासन बहुत कठोर था। यहाँ रिलीजियस रूढ़िवादिता थी जिसने शियाओं और दूसरे नाराज ग्रुप के लिए एक अल्टरनेट धार्मिक और पॉलिटिकल सत्ता को एक्सेप्ट करना आसान बना दिया। इस्माइली आंदोलन को दोस्तों अपनी क्रांति के लिए सबसे अच्छी जगह नॉर्दर्न अफ्रीका में मिली। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्माइली प्रचारक अबू अब्दुल्ला अल शिया को वहाँ के कबीले का समर्थन हासिल करने के लिए भेजा गया। इस कबीले का नाम था कुतामा कबीला। इस कबीले के लोग अगलाबिद राजाओं के टॉर्चर से परेशान थे। हाई टैक्स और क्रूरता के चलते ये कबीला समाज में हाशिए पर जा चुका था। अबू अब्दुल्ला अल शिया एक करिश्माई नेता थे। उन्होंने कुतामा बर्बर कबीले को इमाम के आगमन का मैसेज दिया, यानी कि एक ऐसा नेता जो जस्टिस लाएगा और अगलाबिद राजवंश के अत्याचारों को खत्म कर देगा। उन्होंने उनकी लैंग्वेज में बात की, उनके बीच रहे और उनके धार्मिक रूप से उन्हें एकजुट किया। जल्दी ही ये यूनिटी एक मिलिट्री फोर्स में बदल गई और इसके लीडर बन जाते हैं अबू अब्दुल्ला अल शिया। उन्होंने फिर एक के बाद एक करके अगलाबिद शहरों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। साल 909 ईस्वी तक उन्होंने आज के ट्यूनीशिया और ईस्टर्न अल्जीरिया के एरिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए अबू अब्दुल्ला ने एक और शख्स की एंट्री इस पॉलिटिक्स में कराई। उन्होंने अपने छिपे हुए इमाम उबैद अल्लाह अल महदी को सबके सामने प्रेजेंट किया। उन्होंने दावा किया कि उबैदुल्लाह असल में पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के वंशज थे और सही मायने में ही उबैदुल्लाह ही असली खलीफा है। इस आधार पर 909 ईस्वी में फातिमी खिलाफत की स्थापना हुई, जिसका नाम पैगंबर की बेटी फातिमा के नाम पर रखा गया। इस तरह इस्लाम के इतिहास में पहली शिया खिलाफत का उदय हुआ, जिसने बगदाद की अब्बासी खिलाफत को सीधे तौर पर चुनौती दी। अब अफ्रीका में शुरू हुई इस फातिमी खिलाफत की पहली राजधानी बनती है महदिया। ये जगह आज ट्यूनीशिया के पास पड़ती है। अब महदिया में क्या था कि एक बेहद मजबूत फोर्ट था जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था। यह जगह काफ़ी सेफ हुआ करती थी। यहीं से निकलकर बाद के दशकों में फातिमी खलीफाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी नेवी बनाई और सिसिली आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। लेकिन फातिमी खलीफा की असली इंटेंशन थी इजिप्ट पर कब्जा करना, क्योंकि इजिप्ट एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री थी जो इकोनॉमिकली काफ़ी रिच थी। ये देश मिडिल ईस्ट के सेंटर में मौजूद था और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। साल 969 में फातिमी सेनापति जौहर अल सिकली ने सेना लेकर इजिप्ट पर चढ़ाई की और बगदाद की ओर से शासन कर रहे इखदीशी वंश को बुरी तरह से हरा दिया। इस जीत के बाद जौहर अल सिकली ने नील नदी के डेल्टा में एक नई राजधानी बनाई। इस राजधानी का नाम पड़ा अल काहिरा। अल काहिरा का मतलब होता है विजेता या विनर। आज भी इजिप्ट की राजधानी यही काहिरा है, जिसे कायरो भी कहा जाता है। आगे चलकर काहिरा फातिमी खिलाफत की भव्यता और ताकत का प्रतीक बन गया। जल्दी ही ये शहर इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे समृद्ध और सबसे सुंदर शहरों में से एक बन गया। काहिरा की स्थापना के साथ ही फातिमी खलीफा अल मुइज ने काहिरा को ही राजधानी बना दिया। ठीक इसी वक्त उन्होंने अल अजहर मस्जिद की नींव रखी, जो आगे चलकर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बदल गई, जो आज भी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि अल अजहर को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि फातिमी राजवंश की धार्मिक और राजनीतिक आइडियोलॉजी को फैलाया जा सके। इस तरह टुकड़ों में टूटी हुई अब्बासी खिलाफत को फातिमी खिलाफत ने रिप्लेस कर दिया। एक बार जब इन्होंने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया तो अपने साम्राज्य को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल रूप से रिच बनाने का काम भी इस खिलाफत में हुआ। 10वीं सदी और 11वीं सदी के बीच में जब उनका साम्राज्य नॉर्दर्न अफ्रीका से लेकर इजिप्ट, सीरिया, हिजाज यानी आज के सऊदी अरब का वेस्टर्न भाग और यमन तक फैल गया, तब माना जाता है कि इनका गोल्डन पीरियड शुरू हुआ।
पॉलिटिकली देखा जाए तो फातिमियों ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया। कहने का मतलब है कि सारी की सारी ताकत खलीफा के पास होती थी, लेकिन उनको सलाह और मदद देने के लिए एक वजीर होता था और बेहद ताकतवर ब्यूरोक्रेसी होती थी। इसके साथ ही साम्राज्य की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए उनके पास कई अलग अलग ट्राइबल ग्रुप से मिलकर बनी सेना होती थी, जैसे कि कुतामा बर्बर, तुर्क और सुडानी गुलाम सैनिक। हालांकि आगे चलकर यही सेना इस साम्राज्य के डिक्लाइन का भी कारण बनी। इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक रूप से फातिमी खिलाफत बहुत ज़्यादा समृद्ध बन गई थी। उनके पास मिस्र की उपजाऊ जमीन थी और लाल सागर से होने वाला व्यापार उनके कंट्रोल में था। यानी कि चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर ट्रेड, दोनों सोर्सेज से फातिमी खलीफा को अच्छी खासी आमद हो रही थी। इन्होंने भारत, चाइना और यूरोप के साथ ट्रेड किया। इसी दौरान उनकी करेंसी गोल्डन फातिमी दिनार पूरे मेडिटेरेनियन सी की एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी करेंसी बन गई। आज भी ये करेंसी मिडिल ईस्ट के कई देशों की करेंसी है। ऐसे ही अगर कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर देखें तो इस टाइम पीरियड में काहिरा एक इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया था। यहाँ पर आर्ट, साइंस, लिटरेचर और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फला फूला। फातिमी खलीफाओं ने बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनवाई। इसमें से एक बहुत फेमस लाइब्रेरी थी दारुल हिकमा। यहाँ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों पर रिसर्च होती थी। इसी काल में बाब अल नासर और अल हकीम मस्जिद जैसी बिल्डिंग्स बनाई गई, जो आज भी मौजूद हैं और आज भी इनकी शान शौकत की गवाही देते हैं। लेकिन इन तारीफों के बावजूद एक ऐसा पहलू भी है इस खिलाफत का जो लोगों को हैरान कर देता है। एक ऐसा चैप्टर जिसे किस कैटेगरी में रखा जाए समझ में नहीं आता। ये पहलू है अल हाकिम बी अम्न अल्लाह के शासन का पहलू। साल 996 में ये खलीफा बनता है। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। जब वो खलीफा बना तो स्टार्टिंग में वो बहुत सिंपल सा शासक था, जिसका काम धर्म की बातें सुनाना और दूसरों की मदद करना था। इस्लाम के राज्य को फैलाना भी उसका काम था। लेकिन टाइम के साथ वो अजीब तरीके के सनकी खलीफा में बदल गया। अल हाकिम ने अपनी खिलाफत में कई अजीबोगरीब फरमान जारी किए। उसने कुत्तों को मारने का आदेश दिया, महिलाओं को पब्लिकली बाहर निकलने से मना किया और यहाँ तक कि रात में सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। उसका सबसे भयानक स्टेप था जो उसने 1009 ईस्वी में लिया। उसका आदेश था कि यरूशलेम में ईसाइयों की चर्च ऑफ द होली सेपल्चर को गिरा दिया जाए। उसके इस आदेश से ईसाई दुनिया में आक्रोश फैल गया। हालांकि इन सबसे भी बड़ा इम्पैक्ट उसकी रिलीजियस पॉलिसी पर पड़ा। अल हाकिम ने खुद को पैगंबर से भी ऊपर बताना शुरू कर दिया और कुछ शियाओं ने उसे ईश्वर का अवतार मानना शुरू कर दिया। यही फॉलोअर्स बाद में एक नए धार्मिक समुदाय ड्रूज के रूप में उभरे, जो आज भी लेबनान, सीरिया और इजराइल में मौजूद है। इतिहासकार हेंज हाल्म का मानना है कि अल हाकिम के कई अजीबोगरीब फरमान दरअसल उसके राजनीतिक विरोधियों को काबू करने के लिए थे, लेकिन उसके रिलीजियस दावे कुछ और नहीं बल्कि उसकी इंडिविजुअल मान्यताओं से जुड़े हुए थे। हैरानी की बात यह है कि साल 1021 ईस्वी में अल हाकिम रात में टहलने निकला और मिस्टीरियसली गायब हो गया। इसके बाद कुछ भी अता पता नहीं चला। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी बहन ने ही उसको मरवा दिया, जबकि उसके ड्रूज फॉलोअर्स आज भी मानते हैं कि वो सिर्फ छिपा हुआ है और एक दिन लौट कर जरूर आएगा। इस तरह दोस्तों शिया खिलाफत का बहुत बेहतरीन पहलू है तो एक डार्क और मिस्टीरियस पहलू भी है। हालांकि 11वीं शताब्दी के बीच से फातिमिद खिलाफत का भी खात्मा होना शुरू हो गया। इसकी वजह यह थी कि इस खिलाफत में भी एक इंटरनल और एक्सटर्नल क्राइसिस एक साथ शुरू हो गई। स्पेशली अगर बात करूं तो फातिमी सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर था। होने ये लगा कि धीरे धीरे कमज़ोर उत्तराधिकारियों के चलते खलीफा की ताकत कम होने लगी और उनके वजीर यानी कि प्रधानमंत्री की ताकत बढ़ने लगी। इसके साथ ही एक दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि फातिमिद खलीफा की सेना कई गुटों की सेना में बटी हुई थी, जैसे कुतामा बर्बर, तुर्क और सुडानी। इन सभी के बीच में भी स्ट्रगल चल रहा था। इन गुटों की लड़ाई ने काहिरा को कई बार सिविल वॉर में ढकेला। इससे इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। एग्जाम्पल के लिए साल 1094 में खलीफा अल मुंतसिर की मृत्यु के बाद उनके दो बेटों निज़ार और अल मुतसली के बीच में सत्ता के लिए लड़ाई छिड़ी। इससे हुआ यह कि इस्माइली आंदोलन के भी दो हिस्से हो गए, एक निज़ारी इस्माइली और दूसरा मुस्ताइली इस्माइली। इस विभाजन के चलते भी फातिमी खिलाफत की धार्मिक यूनिटी में कमी आई। इन सभी दिक्कतों के बीच बाहरी दुनिया से भी फातिमी खिलाफत पर दबाव बढ़ रहा था।
ईस्ट में टर्किश ओरिजिन के सेल्जुक साम्राज्य का उदय हो रहा था, जो सुन्नी इस्लाम का कट्टर समर्थक था और फातिमियों को अपना दुश्मन मानता था। सेल्जुक सेनाओं ने सीरिया और लेवान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इससे फातिमिड्स के साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा सिकुड़ गया। लेकिन फातिमियों के लिए सबसे बड़ा खतरा धर्म युद्ध था। 11वीं शताब्दी के अंत में यूरोप से ईसाई सेनाएं यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए आई। उन्होंने फातिमिड से यरूशलेम छीन लिया और लेवांत में कई छोटे छोटे ईसाई राज्य स्थापित कर दिए। इन धर्म युद्धों ने फातिमी सेना को कमजोर किया और उनके रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। कुल मिलाकर बताऊं तो अपने आखिरी सालों में फातिमी खिलाफत का वजूद पूरी तरह से उनके वजीरों पर डिपेंड करता था। 12वीं शताब्दी में उनके दो वजीरों शिरकुह और सलाहदीन यानी सलादीन ने फातिमी सत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये दोनों दरअसल सीरिया के सुन्नी शासक नूर अल दीन जंगी के सेनापति थे। 1169 में सलादीन इजिप्ट का वजीर बन गया। उसने फातिमी खिलाफत को किनारे किया और धीरे धीरे पूरे इजिप्ट पर अपनी पकड़ बना ली। उसने अब्बासी खिलाफत के नाम से खुतबा पढ़वाना शुरू किया, जो बगदाद में मौजूद था। 1171 ईस्वी में जब आखिरी फातिमी खलीफा अल आदिद की मृत्यु हुई तो सलादीन ने फॉर्मली फातिमी खिलाफत को खत्म कर दिया और मिस्र में एक सुन्नी बेस्ड नई सल्तनत खड़ी की, जिसे अय्यूबी सल्तनत कहा गया। इस तरह लगभग 262 साल बाद इस्लाम की पहली शिया खिलाफत का अंत हो गया। सलादीन ने अल अजहर से इस्माइली शिक्षाओं को हटाकर उसे सुन्नी शिक्षा का सेंटर बना दिया और इस तरह फातिमी विरासत को भी उसने मिटाने की कोशिश की। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो फातिमी खिलाफत का उदय और पतन सिर्फ एक राजवंश की कहानी नहीं है, बल्कि ये मिडिल एजेस में इस्लामी दुनिया में एक बड़े धार्मिक, पॉलिटिकल और सोशल बदलाव की कहानी है। ये एक ऐसी खिलाफत थी जिसने खुद को पैगंबर मोहम्मद के पवित्र वंशज होने का दावा किया और दुनिया को दिखाया कि बगदाद का अब्बासी खिलाफत ही एकमात्र वैलिडेटिंग शासक नहीं है। आगे चलकर आपको पता है कि इस खिलाफत में किस तरह से बदलाव हुए और ये पतन का शिकार हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी फातिमिद खिलाफत की, जो दुनिया की पहली और एकमात्र शिया खिलाफत थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।